गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम लोग भूगोल की क्लास को अच्छे से समझेंगे। हमारे साथ आप सभी आएँ और अच्छे से भूगोल को समझने का प्रयत्न करें। देखिए बच्चों, हम आज से आपको भूगोल के छोटे छोटे टॉपिक्स समझाने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आपसे एक हम प्रश्न पूछें तो आप बता सकते हैं। जैसे जब आप कक्षा 6 या 7 या 8 में थे तो वहाँ पर आपने कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, केमिस्ट्री पढ़ी होंगी। 100% है, केमिस्ट्री सारे बच्चों ने पढ़ा होगा। तो केमिस्ट्री पढ़ने के दौरान आपकी केमिस्ट्री की टीचर ने एक चीज़ पढ़ाया होगा। वह क्या था बच्चों? वह था कि एक न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। आपने पढ़ा होगा। जिसके चारों तरफ ऑर्बिट होता है। जिसके चारों तरफ क्या होता है बच्चों? ऑर्बिट होता है। और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अपने तो सिंपल सी चीज़ें पढ़ी होंगी कि नहीं? अब यही जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो वहाँ के टीचर आपको बताएंगे कि ये ऑर्बिट तो होता ही नहीं है, ऑर्बिटल होता है। तो क्या बच्चों, वो बड़ी क्लास के जो हमारे टीचर हैं गलत बता रहे हैं? ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं बच्चों? क्योंकि छोटी क्लासों में जो टीचर ने पढ़ाया वो बेहतर पढ़ाया होगा। समझाने का प्रयत्न, रुचि आप में जगाई, इंटरेस्ट जगाया कि ऑर्बिट क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है। उसी प्रकार से हम भूगोल को भी इसी तरीके से समझने का प्रयत्न करेंगे कि जब हम छोटे क्लासों में थे, क्लास 4, 5, 6, 7 जिस क्लास में भी थे, उसमें बार बार ये शब्द बार बार आता रहा कि भूगोल का मतलब होता है पृथ्वी गोल है। ये हम लगभग समझने का प्रयत्न करते हैं और बताने का भी बच्चे करते हैं। लेकिन आज हम भूगोल के उस गहराई को समझने का प्रयत्न करेंगे कि जिसमें भूगोल को आसान भाषा में समझ सकें। तो बच्चों, आओ हम मिलकर इस भूगोल को समझने का प्रयत्न करें। सबसे पहले भूगोल की एक सीमित परिभाषा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप अच्छे से इसे पढ़ें और याद भी कर लें और समझने में आसानी भी होगी। क्या परिभाषा है? कि पृथ्वी की सतह का मानव के आवास के रूप में अध्ययन भूगोल है। पृथ्वी की सतह का मानव की आवास के रूप में अध्ययन भूगोल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पृथ्वी की सतह क्या है? यही इसी सब अर्थ में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा कि पृथ्वी की सतह क्या होता है। तो बच्चों ये बताओ, जब हम पृथ्वी की सतह की बात करते हैं तो इतना तो कह ही सकते हैं कि पृथ्वी की एक सतह हो गई। समझ में आया? और इस पे रहता कौन है? सबसे बड़ा प्रबुद्ध जो हमारा पृथ्वी पर रहने वाला है तो मानव है। अब ये रहता है मानव इस पे। मानव जब इस पे रहता है तो घर भी बनाता होगा। आवास है भाई उसका, उस तो रहता है तो आवास ही होगा। तो इस पृथ्वी पे जब रहता है तो कहाँ खड़ा होता है? एक स्थल पे खड़ा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल। आपने पढ़ रखा होगा। और इस स्थल मंडल, मानो जहाँ खड़ा है वो स्थल मंडल कहते हैं। उसके चारों तरफ क्या है? जल है। चारों तरफ क्या है? जल है। जो इसे हम क्या कहते हैं? जलमंडल। उसी मानव के सांसें भी लेता है। छोटे छोटे एयर होते हैं, वायु के कण होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। और इसी मानव के साथ में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव से लेके प्राकृतिक वनस्पति जीव जंतु भी पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। तो यानी पृथ्वी की सतह का क्या अर्थ हुआ? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। और इसका मानव के आवास के रूप में अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है, जिसे हम भौतिक भूगोल के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, हम साथ साथ में इंग्लिश टर्म का भी प्रयोग करेंगे जिससे समझने में आसानी हो। भौतिक भूगोल को इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है बच्चों? अब हम एक प्रश्न आपसे दोबारा पूछते हैं। ये बताओ बच्चों कि आपने कक्षा 6, 7, 8 या 10वीं क्लास में आपने सुन रखा होगा कि औद्योगिकरण हुआ था। एक औद्योगिकरण की शुरुआत किन देश में हुई, किस महाद्वीप में हुआ?
देश छोड़िए, महाद्वीप ही बता दीजिए। तो महाद्वीप यूरोप महाद्वीप में हुआ। अब उद्योग की जो शुरुआत हुई यूरोप महाद्वीप में हुआ, तो वहाँ वन जो थे, वनस्पतियाँ जो थी काटने शुरू हो गई, खनन शुरू हो गया, यानी वहाँ के जितने भी स्थल मंडल था, वायुमंडल था, जलमंडल था, जैवमंडल था, सब प्रभावित होने लगे। किसके कारण बच्चों प्रभावित हुए? मानव के आवास के कारण। किसके कारण? मानव की आवाज, यानी मानव की एक्टिविटी के कारण क्या हुए? सारे स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल प्रभावित होने लगे। अब जब प्रभावित होने लगे तो मानव का प्रभाव उस पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पड़ा। कैसे पड़ा बच्चों? स्थल मंडल जैसे हुआ। अब मानव स्थल मंडल पे है तो उद्योग स्थापित कर रहा है, तो खनन करेगा तो नदियाँ और भी क्या हो जाएंगी? उसकी तलछट अवसादों से भर जाएंगे, बाढ़ आएगी, समस्या बढ़ जा सकता है। जलमंडल भी प्रभावित हुआ, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे प्रदूषक चीज़ें हैं वो जल में जाने लगे, तो जल भी दूषित होने लगा। बहुत सारे उद्योगों से निकलने वाले जो भी कार्बन चीज़ें थी, जो क्योंकि कोयला जलाया जा रहा था उद्योगों के लिए, तो वायुमंडल भी प्रभावित हो रहा था। अब वन काटे गए तो रहने वाले जीव जंतु बेचारे रहे तो कहाँ रहे, उनको भी प्रभावित करने लगा औद्योगिकरण। तो यानी मानव की सारी एक्टिविटी जो पृथ्वी की सतह है, जिसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल कहते हैं, वो प्रभावित होने लगा। अर्थात भौतिक भूगोल के अलावा भी एक भूगोल है जिसे हम मानव भूगोल कहते हैं, जो आपको अभी हम बताने का प्रयत्न किए कि ये हमारे सभी भौतिक भूगोल मानव के एक्टिविटी से प्रभावित होते हैं, जिसका नाम अलग अलग तरीके से हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों? जिसे हम कहते हैं आर्थिक भूगोल, बस्ती भूगोल। क्यों आर्थिक भूगोल? क्योंकि मानव ने एक्टिविटी किया, आर्थिक क्रियाएं किया, जिससे जीवन निर्वाह हो सके। बस्ती भूगोल क्यों बच्चों? क्योंकि बस्ती बसाया इंसानों ने, पर कितने तो बनाया नहीं, तो इंसानों ने बसाया, सेटलमेंट किया। कैसे बस्तियां होनी चाहिए? रेखाकार होना चाहिए, वर्गाकार होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए, उन्होंने ऐसे बनाया। फिर जब बस्तियां हो गई तो सामाजिक ताना बाना हो गया। अब वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ होने लगा, जनसंख्या हो गई। अब उस पर बेहतर शासन प्रशासन करने के लिए राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई, जिसे हम लोकतंत्र या राजतंत्र कहते हैं। तो यानी मानव भूगोल का भी अपना एक वजूद है। कहने का अर्थ हुआ कि भूगोल का सिंपल सी परिभाषा है कि पृथ्वी की सतह का मानव का आवास के रूप में अध्ययन भूगोल है, और उसी भूगोल के अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीवमंडल आते हैं, जिसे हम भौतिक भूगोल कहते हैं। इसी भौतिक भूगोल पर मानव की गतिविधियों का प्रभाव पड़ता है, जिसे हम मानव भूगोल कहते हैं। अर्थात मानव भूगोल में आर्थिक भूगोल, बस्ती भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल इत्यादि आते हैं। तो बच्चों, अब हम आपसे एक प्रश्न पूछें कि भारत के स्थल का यदि हम अध्ययन करें तो क्या कहलाएगा? भारत का स्थल मंडल। भारत का जल के अध्ययन करें तो भारत का जल मंडल। भारत के वायु का अध्ययन करें तो भारत का वायुमंडल। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का स्थल का अध्ययन करें तो उत्तर प्रदेश का स्थल मंडल, उत्तर प्रदेश का जल मंडल, उत्तर प्रदेश का वायुमंडल। तो हम यहाँ पर एक चीज़ बताने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों कि यदि आपको भूगोल की सीमित परिभाषा समझ में आया हुआ है, तो आने वाले क्लास में हम आपको विश्व के भूगोल का अध्ययन मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के परिप्रेक्ष्य में आसानी से करा सकेंगे। बच्चों, बस इतना ध्यान रखना कि आप जब भी इस वीडियो को देखें तो एटलस सामने रखेंगे। आने वाले क्लास में हम आपको एक एक महाद्वीप के स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल का बारे में विस्तृत व्याख्या करेंगे, और साथ साथ में मानव भूगोल का भी संक्षिप्त रूपरेखा बताने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू बच्चों, आप आसानी से भूगोल को समझें, आप निरंतर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।